से अलग है। वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। तो पार्टियों से अलग कैसे हैं कि पार्टियों का नेता अलग होगा तो पार्टी अलग होगी। मोदी जी विचार से, वाणी से, कर्म से, लोगों से अलग हैं और इसीलिए पार्टी को चलाने वाला नेतृत्व जब अलग है, वो इसी तरीके से यदि अपने आप को बाकी भीड़ से अलग करता है, तो जैसे अजय भट्ट जी ने टाइम दिया, वो किसी भी कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए गर्व और अभिमान का मामला है कि उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ अपने पार्टी और संगठन के लिए समय दिया। मैं चाहूंगा कि आपकी किस्तों की तालियों से काम नहीं चलेगा। किस्तों में तो बाकी चीज ले लें, लेकिन तालियां जोरदार बजाओ अजय भट्ट जी के लिए। इतनी जोरदार ताली बजाने से दो काम हो गए। एक तो खुद को नींद आ रही थी, वो भी उड़ गई, पड़ोसी की भी उड़ गई और अपने जनरेटर को गर्म कर लिया, बैटरी पूरी चार्ज हो गई। अच्छा है रक्षा मंत्री आए तो बैटरी चार्ज ही रहनी चाहिए, पता नहीं कब हमले खाते थे। अभी आज कार्यक्रम में मोदी जी के जीवन पर, उनके कामों पर, क्योंकि 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 8 वर्षों से वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इन 20 वर्षों में राजनीति में अलग अलग तरीके से काम करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जिन जिन लोगों ने नजदीक से उनको देखा, जो महसूस किया, उनका संकलन किताब के रूप में। अब संकट ये था कि किताब पहले अंग्रेजी में थी, तो मोहन जी के फिर दिक्कत हो गई। मेरे को पूछ रहे थे कोई अंग्रेजी का मास्टर मिलेगा क्या, मैं क्यों बोलो अनुवाद करवाना है। तो अब देवनानी जी ने खुशखबरी दे दी कि वो किताब हिंदी में भी आ गई। इस बात पर उन लोगों ने ताली बजाई जिन्होंने 6वीं में ABCD सीखी। अपन सारे वही है, लेकिन हिंदी में आने से प्रशंसा तो हुई। लेकिन ये किताब केवल इसलिए किताब नहीं है कि वो मोदी जी की महानता के या मोदी जी के वर्णन करने के लिए या कोई प्रोफेशनली कमाई करने के लिए। मित्रों, राजनीति और लोकतंत्र ये व्यक्तियों से ही चलता है और उस समूह का नेतृत्व करने के लिए कोई न कोई तो होता ही है। कभी अवसर मिला नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, मनमोहन सिंह जी को। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो बड़ा मजबूत है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव कैसे आए? एक प्रयास हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कि देश में बुनियादी विकास के बदलाव की शुरुआत हुई, लेकिन 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में वास्तव में जिनका जिक्र देवनानी जी ने किया, तो मैं किताब पर तो ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि आदरणीय अजय भट्ट जी किताब के बारे में भी, क्योंकि वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में उनके साथ संगत करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति में सामान्य चीजें थी जो जीवन, व्यक्तियों के जीवन को बदलने के लिए जरूरी थी, जिसका उल्लेख देवनानी जी ने कभी जनधन के खातों के रूप में, कभी उज्ज्वला के रूप में, कभी शौचालय के रूप में, कभी आयुष्मान के रूप में, कभी आवास के रूप में। और केवल इतना नहीं, भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से लेकर 370 तक इस देश में वो सारी चीजें बदली। लेकिन मित्रों, स्वाभिमान जब देश का मजबूत होता है, नेता जब मजबूत होता है, देश का स्वाभिमान कैसे आगे होता है, उसकी बात रख के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आदरणीय अजय भट्ट जी पूरी बात हमारे बीच में रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप सब लोग
अपनी इच्छा से राजनीति में, अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में, और इस पार्टी के वो कर्मठ और समर्पित सिपाही हो कि जो किसी भी आंधी और तूफान में पार्टी के विचार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। हमारी व्यक्तियों से दोस्ती हो सकती है, प्रेम हो सकता है, रिश्तेदारी हो सकती है, मित्रता हो सकती है, लेकिन हम सब लोग इस भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि पार्टी आगे बढ़ेगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, अनेक लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसलिए मैं जयपुर देहात दक्षिण जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन आज रामानंद जी के और हमारे बाकी सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में आप सबने किया है। इसलिए मित्रों, हमारे सामने सहूलियत है तो चुनौतियां भी बहुत है। राजस्थान में हम सरकार में नहीं है, और राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो आपसे छुपा नहीं। हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान को बदलने का काम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया। उस पर भी लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप यहाँ के कानून व्यवस्था के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में सब सुनते हो, लेकिन इस देश की राजनीति को जिन्होंने बदला, उस व्यक्ति के काम को दरवाजे तक, दर तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी। और इसलिए अभी 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े का काम चलेगा। और मित्रों, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमेशा ही करती थी, जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक, कि हम केवल नारों के नहीं सरोकारों की पार्टी है। और यही कारण है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी में मुझे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काम करने का अवसर मिला, और राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता ने पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के निर्देशों का पालन करते हुए, प्रधानमंत्री जी की मंशा का पालन करते हुए कोरोना के कालखंड में सेवा का जो पराक्रम राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उदाहरण और प्रेरणा का काम बन सकता है। और इसलिए मित्रों, ये 17 से 2 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा की शक्ल है, जो सरोकारों की पार्टी हम कहते हैं, वो दिखनी चाहिए आपके मंडल तक, आपके हर विधानसभा में। रक्तदान से लेकर, वृक्षारोपण से लेकर, जितने जो सेवा के काम हो सकते हैं, दिव्यांगों की सेवा से लेकर सब काम हमको करने हैं। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत की धरती पर पैदा होना, राष्ट्रवाद के विचार से जुड़ना, और उस समय कोई मजबूत और सक्षम नेता उसकी सरपरस्ती में काम करना। मोदी जी जैसा विराट व्यक्तित्व जो आज पूरे देश में जिस तरीके से हिंदुस्तान की साख को ऊंचा किया, मैं अपनी बात खत्म करूंगा जिस बात से आप भी वास्ता रखते हो, और मैं अक्सर उस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि यही बात मोदी जी को, मोदी जी के नाम और काम को दुनिया में अलग करती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान राजस्थान के भी बहुत सारे विद्यार्थी जो मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे थे, आप में से कोई जानकार, आपके बच्चे भी कहीं होंगे, आमेर के भी बच्चे थे, मेरे पास फोन आते थे कि हमारे बच्चे फंस गए। अब मेरी तो क्षमता नहीं थी कि यूक्रेन से मैं उनको निकाल के ले आता। अब विदेश मंत्रालय में मेल करते, फोन करते, चिट्ठी लिखते। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायुयान भेज दिए, मंत्रियों को पड़ोसी सीमा तक भेज दिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। लेकिन वहां जो फंसे हुए लोग थे, हिंदुस्तान के 25,000 लोग, उनको तो उस बॉर्डर तक तो खुद से पहुंचना था। पहुंचते कैसे? भीषण बमबारी थी रूस की, यूक्रेन की गोलीबारी, और हमारे अपने लोग बंकरों में छुपे हुए थे। तो एक विद्यार्थी जब वापस हिंदुस्तान आया मेरे क्षेत्र का, तो मैंने पूछा कि इतनी जोखिम में आए कैसे। उसने एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाया
उसने कहा कि हमने ये मान लिया कि जिंदगी तो गई, देश लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे पता नहीं। तो हमने सारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों ने एक दिमाग लगाया, एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया, उसको तिरंगे से रंगा और उसको लेकर के हमने कहा कि मोदी जी कहते थे कि हिंदुस्तान के तिरंगे की, हिंदुस्तान की सरकार की दुनिया में साख है, मरना तो है, उस साख को आजमा लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो तिरंगा लेकर चले तो रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। उस मेडिकल के विद्यार्थी ने कहा कि हमने पाकिस्तान में भी दोस्ती तो हो ही जाती है, वहां झगड़ा तो है। तो हमने पाकिस्तान के विद्यार्थियों को कहा भी तुम्हें जिंदा रहना तो हमारे साथ चलो। तो शुरू में तो नगर किए, बोले नहीं हमें तो नहीं जाना तो मरो। लेकिन बाद में जिंदगी बचाने के लिए पाकिस्तान के विद्यार्थियों की जो शरण कोई छाया कोई बना, तो भारत का तिरंगा ही बना देता। ये तिरंगे की साख है। इस साख को मोदी जी ने घर घर पहुंचाया, दुनिया तक पहुंचाया। तो जिस पार्टी की साख को आपके नेता ने इतना सम्मान दिया है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते फर्ज है इस पुस्तक में लिखी, इस पुस्तक की पढ़ी, या जो आपने सुनी और समझी, पर ये योजनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं। इसी भारत की महिलाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की माताएं और बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी। 10 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय से उनका जीवन बदला। जन जन के खातों ने आम आदमी को जीवन बदला, भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई। धुएं से मुक्ति मिलने के लिए उज्ज्वला आई, छत मिलने के लिए आवास आया, आरोग्य के लिए आयुष्मान आया। और देश में जब ये चर्चा होती थी कि क्या कोई माई का लाल पैदा होगा, जो कश्मीर में तिरंगे को जलने से बचाएगा उसको मान सम्मान देकर, हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके कश्मीर की घाटी में उन शहीदों को सम्मान दिया, आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर ये अभिमान दिया और इसलिए देश बदला है। ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज है कि इस पार्टी को अपना मानते, परिवार मानते, उस व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर जो साख आपको पार्टी से मिलती है उसको बनाएं। मैं अजय जी को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के यहां बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता बहुत ही परिश्रम के कारण, परिश्रम के साथ इस अशोक गहलोत सरकार के आतंक और अराजकता से लड़ते। जब पार्टी के बूथ पर मजबूती की, सशक्तिकरण की बात आती है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि 52,000 बूथ में से 47,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ की इकाइयां पूरी मजबूती से गठित हो गई। और मुझे लगता है कि जब आगाज हो ही गया जोधपुर से, माननीय अमित शाह जी के संबोधन से और उनकी उपस्थिति से, तो मैं आपकी उपस्थिति में भी ये निवेदन करना चाह रहा हूं, जैसा आप कह रहे थे कि मुझे राजस्थान की अच्छी खबरें मिलती हैं, तो मैं उस खबर को और ज्यादा प्रमाणित करते हुए आपको इतना निवेदन कर रहा हूं कि इतने जोशीले ऊर्जावान कार्यकर्ता 2023 में आपको राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आज के आगमन पर आपको तोहफे के रूप में देंगे और 2024 में 25 के 25 लोकसभा सीटें हम आपको भेंट करेंगे। आप पधारे। बहुत ही मान के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और निश्चित रूप से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, परंतु राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जल्दी आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2023 में इस राजस्थान में कमल खिला कर रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय अजय भट्ट जी आग्रह करता हूं, आप पधारे और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अजय भट्ट जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय अजय भट्ट जी।
बहुत ऊपर है। भारत माता की मेरी माता जी उठ जाओ, एक बार आप भी लगाओ, भारत माता की नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। हमारे बहुत ही यशस्वी, मृदुभाषी और संगठन के मर्मज्ञ जो एक एक चीज संगठन की जानते हैं, और जिसमें आपने कहा कि आ गया शेर आया। आप जब लगा रहे थे मैं भाई साहब के चेहरे को गौर से देख रहा था और वास्तव में शेर जैसे ही लगते हैं। एक व्यक्तित्व टपकता है। जब बोल रहे थे मैं एक एक कार्यकर्ता के चेहरे को पढ़ रहा था, जो वो बोल रहे थे उसका असर हो रहा था और आप लोग दिल से स्वीकार कर रहे थे। जब आप सतीश पूनिया जिंदाबाद कह रहे हैं तो एक तो होता है कि अध्यक्ष देख लगे मुझे, मैं भी हाथ उठा रहा था, एक दिल से होता है। तो आप दिल से नारे लगा रहे थे और जो आप उत्साह से खड़े हुए हैं, साफ जाहिर हो रहा है कि आपने प्रतिज्ञा ले ली है और अध्यक्ष जी को आपने आश्वस्त कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपने आश्वस्त कर दिया है कि हम अगली बार 2/3 से भी अधिक बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने जा रहे हैं। ये आश्वासन आपका आज मिल गया है, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, तो मैं कार्यकर्ता के चेहरे को पढ़ते रहता हूं। खुशी है, उल्लास है, नेतृत्व के प्रति समर्पण है। अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेते हैं। जैसे परिवार का अगर कोई सियाना आता है, बेटे जवान हो जाते हैं, बेटे का बेटा नाती हो जाता है, अगर बुजुर्ग हो गए माता पिता जिसने परिवार बनाया है, जो नाती है अगर यूं भी धक्का मार देगा तो जो बुढ़े व्यक्ति हैं दादाजी गिर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वहां से आते हैं, बहुआ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, नाती पोते बैठे हैं, खूब ठहाके लग रहे हैं, जैसे ही आए तो उनका बाबूजी आ गया, एकदम घूंघट निकला और जो बेटे थे एकदम खड़े, सामने हो जाओ बाबू आ रहे हैं। और बाबूजी आते हैं, वो कर लिया था, ये काम कर लिया था, हाँ बाबू, बहू वो वहां कहा था कर लिया था, जी बाबूजी, अब भी आई बाबू। ये है व्यवस्था। सियाना आदमी जब होता है, समझदार आदमी जब होता है, अध्यक्ष जो है वो चाहे स्टेट के हों चाहे हमारे राष्ट्रीय हों, और वही हमारा मंडल तक जाता है। हमारा एक ताना बाना है, हम बहुत रिगार्ड करते हैं अध्यक्ष का, बहुत रिगार्ड। और अध्यक्ष हमेशा सद्गुणी होते हैं और पूनिया जी तो पूरी तरह से, जैसा आप कह रहे हैं, पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न है। और मुझसे कोई कह रहे थे कि आपने अध्यक्ष बना दिया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा मैंने नहीं बनाया भैया, ऐसे ही मत कहना, क्योंकि इनकी खुशबू राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंची, उसके बाद आपका चयन किया गया और पूरी बात आपके हाथ में दी गई। ऐसे आपको इस समय राजस्थान में अध्यक्ष मिले हैं। तभी मैंने कहा कि मुझे भी जोश आ रहा है बोलने में, कि जैसे शेर आया कहा, तो मैंने कहा गौर से देखा तो वास्तव में क्या लंबाई चौड़ाई, क्या धीर गंभीरता, क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बोले, एक एक आंकड़े पर बोले और बहुत साधारण तरीके से अपतत्व से बोले, जिसको आप ग्रहण कर रहे थे सब लोग एक टक हो गए। ऐसे हमारे यहाँ के माननीय अध्यक्ष जी और साथ में विधानसभा के सदस्य भी हैं। और
मुझे पूरे नाम याद नहीं है, मैं थोड़ी देख के ही पढ़ूंगा। हमारे यहाँ पर विधायक जी एवं प्रदेश संयोजक श्री वासुदेव देवनानी जी, जिला अध्यक्ष रामानंद गुर्जर जी, जिला प्रभारी और पूर्व विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम जी, जिला सह प्रभारी श्री विमल अग्रवाल जी, जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमान लक्ष्मी नारायण पैसा जी, मेहरवा जी, पूर्व विधायक, मेरी हिमला थोड़ी कमजोर होगी पढ़ने के, पूर्व विधायक श्री प्रेमचंद्र मेहरवा जी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मीणा जी, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक श्री शंकर यादव जी, और कन्हैया लाल जी, और जिसका नाम भूल गया माफ करना, एक सूत्र मैंने अपने क्षेत्र के लिए एक सूत्र बनाया है, उस सूत्र में मैं सबका नाम लेता हूँ। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों और बड़े भाइयों, और सारे हॉल में जितने लोग बैठे हैं, जैसे पूजा पाठ होती है ना, ब्राह्मण पूजा करते हैं, परिवार ज्यादा लंबा हो जाता है, 3-4 के नाम तो ले लेते हैं, फिर वो सूत्र में कहते हैं मेघादि मीन पर्यंत, यानी 12 राशि के लोग, मेष राशि से मीन तक के जितने आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं, हमारा सिस्टम है। अध्यक्ष जी का जैसे ही जवाब आया कि मुझे यहाँ आना है, तो ये मेरे लिए अध्यक्ष जी आदेश है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे वहां आदेश मानने की परिपाटी है, परिपाटी नहीं, हम चलते हैं उसके पीछे। वो हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं प्रदेश के, अगर उनका मेरे लिए अध्यक्ष का आदेश आ गया तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, 10 काम भी होंगे वो छोड़ने पड़ेंगे। मैं वैसे नहीं आया हूं, मुझे अध्यक्ष जी का आदेश का जब जवाब मिला, मैंने कहा मैं अध्यक्ष रहा हूं। अध्यक्ष एक डिग्निटी होती है, पूरी डोर होती है हाथ में, तब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने इतने अच्छे ऑडियंस से मुझे मिलाया और लोगों से परिचय कराया। बहुत अच्छे लोग राजस्थान के, वीर लोग, वीर पुरुष, वीर नारियां। मैं जब वहां गया था हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी जब गया तो मैं वहां की मिट्टी को लेके गया डब्बों में भर के, और मैंने अपने गांव में अपने मित्रों को उसका तिलक लगाया। हमने कहा वीर भूमि की माटी है। माता पद्मिनी जी का जौहर जहां हुआ था वहां भी देखने के लिए गया। मैं बीएससी का चेयरमैन था उत्तर प्रदेश में जब विधायक था, बहुत जगह यहाँ घूमा, चाहे नाथ द्वारा हो, अन्य हमारे सालासर धाम में हो, या फिर बजरंगबली जी का जो दूसरा धाम है मेहदीपुर में हो, सब जगह गया। ईश्वर की कृपा रही है। और देखिए ना, कभी कभी क्या होता है कि जो वीर धरती होती है, वीर लोग होते हैं, जहाँ की कहानियां होती हैं, वहां जाके आदमी का सीना भी कुछ बोलता है, वो भी कुछ सीखता है वहां से, किस टाइप से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। संघर्ष किया महाराणा प्रताप जी ने, आप सब जानते हैं कितना बड़ा संघर्ष है, आज तक भुलाए नहीं जाते हैं, कहीं नहीं भूलते हैं महाराणा प्रताप जी को। घास की रोटियां खाई, लड़ते रहे, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी गिरवी नहीं रखा। आत्मसम्मान के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान जिसे हम कहते हैं, उस पर चलते रहे। मित्रों, बोलना तो बहुत कुछ है। मेरी एक मीटिंग अभी दिल्ली में भी है, तो पहले से तय थी, उसमें थोड़ा संक्षेप में अगर बोलूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, और बात जरूर अपनी पूरी करूंगा।
ये जो किताब यहाँ पर आई है आज, हिंदी वाली अंग्रेजी वाली कोई है आपके पास? हिंदी। ये किताब कोई मोदी जी ने नहीं छापी। सबसे पहले मैं, कई लोग कहेंगे कि मोदी जी ने छपाई, नहीं, ये किन्होंने छापी है? मैंने लिखा था इसमें लता मंगेशकर जी, सदगुरु जी, आपने देखा होगा बाहर चित्र लगा था उनका, अमित शाह जी, नंदन निकलानी जी, सुधा मूर्ति जी, एस जयशंकर जी, अजीत डोभाल जी, उदय कोटक जी, डॉक्टर देवी शेट्टी जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, अशोक गुलाटी जी, पीवी संधू जी। पीवी संधू को आप जानते होंगे, जो ओलंपिक में बहुत अच्छे हमें उन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था, बहुत बड़े ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं। और अरविंद पंगरिया जी, और भी काफी नाम है, ये नाम मैंने अभी नोट किए हैं इसमें से। तो ये किताब कोई मोदी जी ने नहीं छपाई, ये ध्यान रहे, ये देश की डिग्निटीज ने छपाई, जो उनके इर्द गिर्द रहे, जो उनके बारे में जानते थे, जिन्होंने उनके काम करने की शैली देखी। न भूतो न भविष्यति। अगर अटल जी को छोड़ दें और एक आध प्रधानमंत्री और छोड़ दें, शास्त्री जी जैसे लोग, तो उसके बाद मोदी जी का कोई सानी अभी तक नहीं है। कहीं से कहीं देख लीजिए, है ही नहीं कोई। 20 साल से राजनीति में है, आप सबको पता है। 12 साल तो गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 साल इस समय भारत के प्रधानमंत्री। एक दाग दिखा दे कोई, एक दाग। यहां अगर कभी कभी हम लोगों में से ग्राम प्रधान भी बन जाते हैं, दाग ही दाग लगते जाते हैं, एक के बाद एक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपवाद हैं, हम अपने को बचा के चलते हैं, लेकिन देश में राजनीतिक दलों की स्थिति आज आप देख लीजिएगा, एक के बाद एक दाग, एक के बाद एक दाग लगते हैं। और जिसे कहते हैं कि काजल की कोठरी है ये राजनीति। आप जाएंगे कोठरी में, कहीं ना कहीं से सफेद कपड़े होंगे तो एक दाग लग ही जाएगा। लेकिन ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही है, मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता। वही बातें इस किताब में हर एक ने लिखी हुई है। लता मंगेशकर जी ने क्या लिखा है, मैंने उनका एक छोटा सा ये पॉइंट यहां पर नोट किया। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के को जन आंदोलन में बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी भारत की विकास यात्रा को जन आंदोलन में बदल रहे हैं। ये कह रही है स्वर कोकिला, आज हमारे बीच में नहीं है। लता मंगेशकर जी कैसी गायिका थी आप सब जानते हैं, विश्व भर में उनका नाम, विश्व भर में उनका नाम, उनके गले के बारे में शोध करना। और जब उन्होंने संसार छोड़ा तो कई लोगों के आंखों में आंसू की बरसात थी। ऐसी स्वर कोकिला, ये उनका विचार है। और इसी तरह से मोदी जी आखिर ऐसा क्या हुआ 20 साल में, इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए कि आम आदमी उनके बारे में लिखने लग गया? आखिर बात क्या हुई ऐसी? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लोगों ने क्या कहा, मुझे बड़ा अजीब लगता। मैं तो जब इंटर में गया था तब मैंने ट्रेन देखी। आप भाग्यशाली हैं, यहाँ बच्चा जब पैदा होता है ट्रेन में इधर उधर जाते होंगे। तो उन दिनों हम इसको मजाक समझते थे। पहले पहले गाड़ी में आए ट्रेन में, चाय चाय वाला चाय ले लीजिए, चाय पीजिए चाय। तो हम मजाक करते थे। जब मैं लौटा अपने गांव तो सबको सुनाता था, लोग कहते थे ये बड़ा अच्छा कह रहा है, क्या कह रहा है ऐसे। तो वो एक मजाक की जैसी बात थी हमारे लिए। और आज जब कहीं हम ट्रेन में जाते हैं, चाय वाला चाय चाय, चाय वाला चाय पीजिए, जब ये आता है तो यहाँ एक नरक सी पड़ती है। हे ईश्वर, हे प्रभु, कैसी कृपा है
कि चाय बेचने की शुरुआत करी, और जब इलेक्शन लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के लिए बनारस से, तो जो नहीं कहना चाहिए वो कह दिया, ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। पोछा लगाने वाली जिनकी माता है उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। अरे हद हो गई, खूनी है। बाद में दूसरे इलेक्शन में तो कहा मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या क्या नारे नहीं दिए। लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण, काम के प्रति समर्पण, आपने देखा सत्य के लिए संघर्ष, असत्य पर चोट करना, राष्ट्र निर्माण के लिए 20 घंटे 24 घंटे में से 20 घंटे 18 घंटे काम करना, ये सब बातों ने जो लोग आरोप लगा रहे थे उनके मुख बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से पहली बार अपने बूते पर हम जीत के आए। इतना ही नहीं हुआ, जब दोबारा में मोदी हटाओ देश बचाओ, तरह तरह से खूनी है क्या नहीं बोल दिया, लेकिन जनता ने साथ नहीं छोड़ा। दोबारा चुनाव लड़े तो बहुत बड़ी मेजोरिटी से आ गए और विश्व को हिला दिया दोबारा कि ऐसा भी एक लोकतंत्र है। कितना उनको नीचे को बदनाम करे, जनता ने कमर बांध ली, मन में ठान लिया कि कमल के फूल को ही मोहर लगाकर मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है दोबारा। इन सब बातों ने सबको प्रेरित किया, जो उनके साथ रहते थे, जो उनके करीब थे, कैसा व्यक्तित्व है, उठने का टाइम, बैठने का टाइम, नाश्ते का टाइम, लोगों से बात करने का टाइम, सब्जेक्ट को समझने का उनका विजन और उस पर काम करने का तरीका, जो चीजें बिल्कुल बंद हो गई थी, सोचा भी नहीं होगा किसी ने, वो चीजें दोबारा से हो गई। आप जरा 2014 से पहले देखिए, आज फलाने मंत्री जेल में, कल को दूसरे मंत्री जेल में, कल को तीसरे मंत्री जेल में, और विदेशों में जा रहे हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं अरे कुछ मांगने के लिए आए होंगे, चलो 2 दिन बाद मिलेंगे। 2 दिन के बाद मिलते थे, कहीं 24 घंटे बाद मिलते थे, कहीं शाम को मिलते थे। लेकिन आपने देखा कि आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब बाहर के उन देशों में गए जो हमारा मखौल उड़ाते थे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनको रिसीव करने के लिए आए। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया। इसलिए लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें लिखी हैं। आखिर वो युवाओं के आइकॉन कैसे बन गए, युवाओं के आइकॉन कैसे बन गए, मैं इस पर आता हूं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। विश्व की संस्था, विश्व के ऑर्गेनाइजेशन, संसार के लोगों ने रेटिंग करी कि कौन राष्ट्राध्यक्ष नंबर 1 है। पहली बार रेटिंग हुई, नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बार रेटिंग हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार इस बार की रेटिंग में फिर आपके प्रधानमंत्री नंबर 1 पर विश्व में आ गए। ये बाबा जी का जोश बोल रहा है अंदर से, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आप देखिएगा क्यों नहीं जोश आएगा। गरीब के बेटे ने बदल दिया सबको, पूरा देश बदल दिया। 8 सालों में कायाकल्प हो गया, कायाकल्प हो गया। जो आशा भी नहीं कर सकते थे वो हो गया। अभी सिपरी नाम की एक संस्था है, ये गौर करने की बात है, नेट में भी देखना। सिपरी इंटरनेशनल संस्था है, सारे संसार में वो सर्वे करती है। 2020 की सर्वे में उन्होंने देखा, उनसे पूछा गया कि कौन सी देश ऐसे हैं, कितने देश ऐसे हैं जो मिलिट्री का साजो सामान बना के विदेशों को भेज रहे हैं। सिपरी के सर्वे में निकला 25 देश। और आपको बहुत खुशी होगी,
आजादी के बाद आज तक हम मांगते रहे, आज गोली दे दो, बारूद दे दो, रॉकेट दे दो, कुछ भी के बंदूक दे दो, बाहर से लाते रहे। आज पहली बार 2020 में सिबरी की रिपोर्ट के आधार पर 25 टॉप देशों में भारत भी टॉप देशों में शामिल हो गया। आज हम बाहर को दे रहे हैं और अभी तक हमने इन 5-6 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में 38,500 करोड़ रुपए के साजो सामान बाहर को भेज दिया है। और हमारा ब्रह्मोस रॉकेट तो, मिसाइल तो आज दुनिया की किरकिरी बन गया है। सब उसकी डिमांड कर रहे हैं, इतने बड़े सौदे हो गए हैं। ये चीज बना रहे हैं आज हमने अपने हेलीकॉप्टर से, जो हमने अपना हेलीकॉप्टर बनाया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपने हेलीकॉप्टर से लक्ष्य भेज दिया। उसने अपनी बनाई हुई मिसाइल से लक्ष्य भेजकर इतिहास कायम कर दिया हमने। अभी मानव रहित जहाज बना दिया है, ड्रोन जिसका हल्ला चलता है उसको ऊपर ही डिफ्यूज करने की हमने टेक्नोलॉजी बना दी है। ऐसे ऐसे ड्रोन हम बना रहे हैं, कोई चीज की आज कमी नहीं है। हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन। उसके लिए अलग से बजट का प्राविधान कर दिया है कि बताओ भाई पढ़े लिखे लोगों, साइंटिस्ट जितने हो, आओ, तुम्हें क्या चाहिए बनाओ, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे बनाओगे, ये चीज को कैसे बनाओगे। उसके लिए अलग से बजट दे दिया और जो प्रथम आएगा उससे कहेंगे अब बताओ इसको कैसे बनाए फैक्ट्री में। यहां तक जवानों को भी मौका दे रहे हैं, साइंटिस्ट को भी मौका दे रहे हैं, देश के बुद्धिजीवियों को भी मौका दे रहे हैं। इस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं देश को। और आज सिबरी नामक संस्था ने और एक सर्वे करी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लेखक क्यों लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उसी सिबरी ने कहा है कि 3 देश जो सबसे ज्यादा रक्षा बजट खर्च कर रहे हैं, 3 देश हैं। 2 देशों का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तीसरा देश भारत है जो सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में आज काम कर रहा है, बजट खर्च कर रहा है। वैसे ही थोड़ी मोदी जी को याद कर रहे हैं। अभी कोरोना के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, पूरे विश्व में कहीं कोरोना का टीका फ्री नहीं है, पैसे खरीद के लगाया। मोदी जी साइंटिस्ट के पास गए, जितनी लैब है उनमें गए, पीठ थपथपाई, कहा जितना पैसा चाहिए उतना करो, लोगों को बचाओ। और बार बार जाते रहे, कितने आगे बढ़ गए, कितने आगे बढ़ गए, कितना अनुसंधान आपका हो गया। चाहे हैजे का टीका हो, डिप्थीरिया का हो, पोलियो का हो, WHO से हमारे वहां बाहर से 15 साल में आया। पहली बार हमने कोरोना का टीका लगा के विश्व को भी भेजना प्रारंभ किया, इतिहास कायम कर दिया हमने। और मित्रों, मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने पैसा देके टीका नहीं लगाया होगा। मैंने तो नहीं लगाया पैसा देके। एक बार दिल खोल के हाथ उठाइए जिन्होंने सब ने 2-2 डोज पूरी कर ली और बिना पैसे के करी। देखिए ये है, वैसे ही थोड़ी मोदी जी को मानते हैं लोग। आज छींक हो गई बच्चे को, 4 बेटे हैं, मकान है, ऐसे ही छींका कोई अंदर से। बुढ़े जो है सियाने, अरे हरी दरवाजा खोल बेटा, ये बच्चा जो है ना छींक रहा है, खोल दरवाजा खोल। कौन? सयाना दादाजी, परिवार के सियाने दरवाजा खुला रहे हैं, बहू बेटा बच्चे सोए हैं, छींक सुन ली, नींद तो आती नहीं बुढ़ापे में। दरवाजा खुलाया और हाथ पकड़ा, क्या हुआ बेटा, छींक क्यों आ रही? अरे कहां बाम है या कहां पर और चीज, जो चीज लगाते, कोई गोली होली तो नहीं, बुखार भी आ रहा, हाथ लगा रहे हैं दादाजी। परिवार के सियाने को एक एक की चिंता होती है। इसी तरह से मोदी जी ने जब से बागडोर संभाली है, जैसे परिवार का सियाना करता है उस तरह से चिंता करी एक एक की। और तो और रेडी और पटरी पर चलने वाले के जब चूल्हे बुझ गए थे वहां भी चिंता करी। कहा कि भाई इनके चूल्हे बंद हो गए हैं,
कैसे जलेंगे? लोगों ने कहा साहब बड़ा मुश्किल काम है, इतना धनराशि। बैंकों में गए, उन्होंने कहा साहब थोड़ा दिक्कत तो है। उन्होंने कहा दो यार, प्रधानमंत्री स्वधन योजना हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। हर कार्यकर्ता को, मैं छोटी बात बता रहा हूं, प्रधानमंत्री स्वधन योजना में रेड़ी, पटरी, ठेली, पान बीड़ी का खोमचा लगाने वाले लोग जो गाड़ी ले जाते हैं या कहीं पर बेच रहे हैं, फुटपाथ पर बेच रहे हैं, 10,000 रुपए दे दिए। कहा 1%, 2% ब्याज लो, ताकि उसको डर भी रहे, मुझे कमाई करनी है, परिवार चलाना है। चूल्हा जलने लग गया, बिक्री होने लग गई, कहा 20,000 दे दो और बढ़ाए काम को। गरीब के प्रति सोच देखिए। और जब अच्छी तरह से 20,000 देके भी चला दिया, आज उस धनराशि को 50,000 रुपए कर दिया है। गरीब से कहा चल चूल्हा चला। इतने बड़े बड़े पैकेज दिए। वैसे ही तो ये चिंता करते हैं, हर एक की चिंता कर रहे हैं। अभी आपने बताया यूक्रेन के बारे में, दोनों की लड़ाई होती है, कोई नहीं रुकता है। उन्होंने कहा आप भी रुक जाओ, आप भी रुक जाओ, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, उनको निकालना जरूरी है। दोनों ने बच्चों के निकलने तक युद्ध रोका। 22,500 बच्चों को हम निकाल के लाए। वैसे ही थोड़ी मोदी जी को आज लोग मानते हैं, लिख रहे हैं। वंदे भारत मिशन, आपको पता है 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के दौरान विदेश से लाए, और तो और पड़ोसी देशों के लोगों को भी यहां लाए। इसे कहते हैं विश्व बंधुत्व, परिवार कुटुंबकम, जिसकी बार बार बात कह रहे हैं। अभी आपने देख लिया है उनके नेतृत्व में, जल में, थल में, नभ में हम बहुत मजबूत हैं। कृषि क्षेत्र में मजबूत हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में मजबूत हैं। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज हम कमजोर हैं? अभी विक्रांत में स्वयं उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इतनी बड़ी घटना का साक्षी बनने का। INS विक्रांत अभी अभी जो युद्धपोत वाहक है, वो देश को समर्पित किया, और आज हमारी छवि इंटरनेशनल लेवल पर आगे, जो 5-6 देश अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके संकट से खड़े हो गए हैं। आज हम पूरे लोग हिल गए। 10,000 रोटियां निकल रही हैं, धर 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 धर। 2-2,500 लोग उसमें काम कर रहे हैं। उसके अंदर आपने देखा कि वहां डॉक्टर भी है, मेडिकल भी हो रहा, ऑपरेशन भी हो रहा है। वहीं से हमारे फाइटर जहाज उड़ रहे हैं, दुश्मन को बर्बाद करके रखेंगे। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो सारी चीजें, विक्रांत जैसी चीज हमारे पास आ गई है। एक से एक साजो सामान आज हम खुद पैदा कर रहे हैं। 310 आइटम ऐसे हैं जो आज हम विदेशों से नहीं लेंगे, हम खुद बनाएंगे, खुद निर्माण करेंगे। ये हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। गांव घरों में भी नहीं कहते हैं पैरों पर खड़े हो उसकी इज्जत होती है, पैरों पर खड़े हो उसकी इज्जत होती है। तब आज हमारी इज्जत हो रही है। और डिजिटल लेन देन में आज हम चीन से आगे बढ़ गए हैं। जब जिस दिन घोषणा करी प्रधानमंत्री जी ने, लोग कहते थे यार गांव में बिजली नहीं है, कैसे हो जाएगा, कनेक्शन नहीं है, कैसे हो जाएगा, कोई घर बिजली के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक एक घर में बिजली लगा दी। आज हम चीन को पीछे छोड़ दिए हैं, डिजिटल लेन देन में आगे बढ़ गए हैं। माताओं बहनों ने कहा कि ये हमारी बेटियां पायलट क्यों नहीं बन रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और इससे पहले क्या कहा, जब पहले लाल किले से कहा शौचालय बनने चाहिए घरों में, स्कूलों में 2-2 शौचालय बनना चाहिए, एक बच्चों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। मजाक बनाने लगे। अब ये शौचालय की बात कर रहे हैं लाल किले से, बहुत बड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं सच कहता हूं आपसे, मैं हिमालय की कंदराओं में रहने वाला हूं। पहाड़ में जनजीवन बीता है। मेरी माँ, मेरी बहनें, हम छोटे छोटे बच्चे थे, उजाला होने से पहले बाहर चले जाते थे। हम रोते थे, हम भी आते, अरे अब भी आते हैं बैठो, अब भी आते हैं बैठो। इस तरह से हमको कह के दिशा जंगल के लिए चले जाती थी। अगर किसी का पेट दिन में खराब हो गया तो 3-4 बहनें धोती पकड़ के बैठाती थी माता जी को। ये स्थितियां होती थी गांव घरों में। वो
के अंदर बैठे हैं उनको क्या पता, क्या दर्द जानते हैं। यहां मोदी जी गरीबी देखी है, सारी समस्याओं से जूझते रहे हैं। इस देश की माटी की खुशबू उसमें से आती है, उनके एक एक वाक्य में आती है, उनकी वाणी में सब चीजें झलकती हैं, देश की तस्वीर झलकती है। और उन्होंने जो शौचालय स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट दिया था, उस पर आज विदेशों में शोध होने लग गई है। आज विदेश उस पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया। आप देखिए, चमन हो गया। कई बहनों ने तो, आपको पता होगा, तलाक दे दिया क्योंकि मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है। आपने पढ़ा होगा। मजाक बनाते हैं आप। देश के दर्द को, दुख को अगर कोई समझ रहा है तो मोदी जी समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। संस्कृति भी आगे बढ़ाई हमारी। मोटा रुद्राक्ष पहनकर, त्रिपुट चंदन लगाकर केदारनाथ की गुफा में ध्यान में बैठे, आपको याद होगा। और उस गुफा में 2-3 साल तक की आपकी बुकिंग चल रही, तब से नंबर ही नहीं आ रहा लोगों के। गंगा की आरती करी है निश्चल भाव से, आपने देखा है। हरिद्वार में आए तो वहां आरती करी है। पशुपतिनाथ जी में गए तो वहां पर उन्होंने पूजा करी है। संस्कृति भी साथ ले जा रहे हैं। और प्रभु राम ने कहा होगा, मोदी जी तुम सच्चे भक्त हो, सारी लड़ाइयां निपट जाएंगी, कोर्ट कचहरी भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो शिलान्यास होगा आपके हाथ से ही कराऊंगा। आपको पता है 2 साल पहले राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते थे राम लला आपकी कृपा से आज मोदी जी ने शिलान्यास किया, इतिहास कायम हो रहा है। किस क्षेत्र में कमी रही है मुझे बताइए, कोई क्षेत्र बता दीजिए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को दूसरी लहर में दिया, 80 करोड़ लोगों को तीसरी लहर में दिया। खरबों रुपए चले गया, खरबों। वैक्सीन लगाने में खरबों रुपए चले गया है, लेकिन नहीं, मुझे एक बच्चे को बचाना है। चाहे गरीब हो अमीर हो, मेरा बच्चा है, परिवार के सियाने की तरह से चिंता करी। और आज हम सुरक्षित हैं मेरे मित्रों, हम सुरक्षित हैं। रोजगार के लिए चिंतित हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। माताओं बहनों के लिए कहा, पायलट क्यों नहीं बनी? मैंने वो बीच में काट दिया था। आगे क्यों नहीं आ रहे? आर्मी में क्यों नहीं है? आज मेरी बेटियां जब सैल्यूट देती हैं, बहुत बड़ी संख्या में आज एनडीए में आ गई हैं। एनडीए पास करके जय सर, जय जय सर। अब आप देखेंगे ना माताएं बहनें, वो दुर्गा का रूप है, आप देवी का रूप है। और जब जरूरत पड़ी तो नवदुर्गा चंडी के रूप में आ जाती है। आज मेरी बेटियां बैठती हैं जहाज के अंदर, और जब जरूरत पड़ती है अकेले जाती है। पहले से क्या था, अकेले बाहर जाते हैं, उधर मत देखना, उसके तरफ मत देखना। हाईवे, ये कौन सा तरीका है भाई? दुर्गा है, देवी है, चंडी है, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। और तो और मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, जब बेटी कहीं जहाज जाती है तो आप उससे 50 प्रश्न पूछते हो। कहां जा रही, कौन साथ में है, कब तक लौटेगी। कभी लड़कों से भी अपने पूछा प्रश्न कि कहां जा रहे हो, क्या करते हो। ये मातृ शक्ति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, क्योंकि देवी स्वरूपा मानते हैं। तो इसीलिए उनके कहने पर पायलट हमारी बेटी बनी और आज बैठती है अकेले जहाज में, लैस होता है पूरे हथियारों से, बम लगे होते हैं चारों तरफ, और जाती है अपना डांगरी पहना, कमर कसा, कैप लगाई। उस समय आप पहचान नहीं पाओगे अपनी ही बेटी को। और ठग से गई, मारा, हैंडल घुमाया, धड़क 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 मारा, और मारने की बात भारत में आती। इसलिए माताओं बहनों, हर क्षेत्र में हर एक को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो काम अग्रणी है। इसलिए इस किताब में हर एक ने लिखा है, चाहे खेल प्रेमियों ने लिखा है, संस्कृति प्रेमियों ने लिखा है, या फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिखा है, या बोर्ड के सर्वोच्च अधिकारियों ने लिखा है, या ओलंपिक को जानने वालों ने लिखा है। इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी एक प्रवाह है, एक गति है, एक
एक गति है, एक प्रभाव है। आज हम शक्तिशाली शांति के लिए बन रहे हैं। हम विस्तारवादी नीति के लोग नहीं हैं। विश्व बंधुत्व के लिए, परिवार कुटुंबकम की जो थ्योरी थी उसको साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत शक्तिशाली हुए हैं, और जो शक्तिशाली होता है अगर वो विनम्र है तो इसका मतलब ये है कि उसकी विनम्रता का नाजायज फायदा कभी मत उठाओ। और जो शक्तिशाली नहीं है उसकी उस सांप की तरह, उस नाग की तरह स्थिति हो जाती है, जिसको एक कवि ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, क्षमा शोभती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल है। यानी कि नाग है, पता लग गया दांत तोड़ा है इसके मदारी ने, वो कितना फुंकारे, पैर से मार जाएंगे। जो सांप के नाम से डर रहे, अरे हट कहेंगे, कोई पत्थर मार जाएगा। पता है कि ये शक्तिशाली है, काटेगा तो जहर लगेगा, मर भी सकते हैं, तो उसको सब सलाम करते रास्ता छोड़ देते, छोड़ो 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 इधर मत आओ। आज हमारी शक्ति शांति के लिए है, हम विस्तारवादी नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते हैं। आज पहली बार हमने कहा है, जवानों, कमांडर जो भी कमांड कर रहा है, अगर मेरे देश की तरफ कहीं से गोली आती है, मेरे जवान को लगती है, मेरी जनता को लगती है, गोली का उत्तर गोले से दो, तत्काल निर्णय लो, देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए ही इस किताब में अपने अपनी चीजें लिखी हैं। कृषि में क्या किया, राजनीति में कैसे आए, बचपन से लेकर आज तक का अमित शाह जी का भी इसमें एक चैप्टर लिखा हुआ है। जो हमारे एनएसए हैं उन्होंने भी लिखा है, क्योंकि रात दिन उनकी कार्यशैली को जानते हैं, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं समझता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे, इसका लाभ लेंगे। मैंने कुछ संक्षेप में बातें रखी हैं, बातें तो इतनी हैं कि अगर बोलना प्रारंभ करेंगे हम और हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेतागण, तो पूरा नहीं होगा। और माताओं बहनों के लिए तो विशेषकर मोदी जी का आगाध स्नेह रहा है, युवकों से और बुजुर्गों से, सारे लोगों से। इसी की बदौलत आज हमारी सेना में बेटियां हैं, सेना पुलिस बन गई है, मेरी बेटियां आ रही हैं। नाविक लड़ाई के मैदान में ये भी आदेश हो गया, जो विक्रांत है उसके अंदर मेरी बेटियां भी रहेंगी, फाइटर में भी रहेंगी मेरी बेटियां वहां पर। कितनी बड़ी बात। मैंने बहुत कुछ आपके बीच में बोला, मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ। आप इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, कुछ सब्जेक्ट मैंने और लिखे थे, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, 2 बार लिख के आ गया है, जल्दी करो। तो मुझे इतना आनंद आया कि मैं देख रहा था आपके भाव को, जितनी तन्मयता से आपने मोदी जी के बारे में सुना, मैं सचमुच में आपका घायल हो गया हूँ। प्रभु आपको शक्ति दे, आपको ताकत दे, लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, कोरोना आपसे कोसों दूर जाए, और अगली बार अगले साल में कमल के फूल टपाटप दबाकर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके आप अपनी सरकार बनाए। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की